हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है, चाहे वे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पर लेकर आए। तो क्वेश्चनों को आज की क्लास में आपको देखकर घबराना नहीं है, चेहरे पर मुस्कान लेकर आनी है। क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपको कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि आज की क्लास में आपको काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाले हैं, जिन्हें आपको नोट करना है और अपने एग्जाम के समय उन्हें रिवाइज करना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा व्यक्तित्व और त्वचा का रंग। ऑप्शन 2 बुनाई एवं घनत्व। ऑप्शन 3 गुण एवं दाम। ऑप्शन 4 चिकनापन एवं ठंडापन। यूजीसी नेट 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो किन कारकों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, व्यक्तित्व एवं त्वचा का रंग। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वस्त्रों का सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि वस्त्रों को आज के समय में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वस्त्रों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है हमारा व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो व्यक्तित्व आपका कैसा है, त्वचा का रंग आपका कैसा है, ये भी वस्त्रों का चुनाव करते समय एक महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक संरचना आपकी कैसी है, ये भी वस्त्रों का चुनाव करते समय एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। उम्र, किस उम्र के आप है यहाँ पर, ये भी वस्त्रों के चुनाव करते समय एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यवसाय आपका किस प्रकार का है, ये भी वस्त्रों के चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारक है। मौसम, सर्दी का मौसम है, गर्मी का है या बरसात का मौसम है, ये भी एक वस्त्रों के चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। आई होप आपकी सब कुछ यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मापक फीते का प्रत्येक इंच विभक्त रहता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 10 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। मापक फीते का प्रत्येक इंच विभक्त रहता है, तो कितने भागों में विभक्त रहता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 8 भागों में विभक्त रहता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। मापक फीते का प्रत्येक इंच 8 भागों में विभक्त रहता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मापक फीता एक प्रकार का एक लचीला रेखनी रूलर है, जो कपड़ा, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या किसी धातु की पतली पट्टी से बना होता है। इससे हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच और फुट आदि में दूरियां बड़ी आसानी से माप कर सकते हैं। आजकल यह छोटी या बड़ी दूरी मापने का एक सामान्य यानी कि आम औजार है। इसकी लंबाई सामान्यतः 1 मीटर से 20 मीटर तक होती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को कहते हैं। ड्रेपिंग, ड्राफ्टिंग, पेपर पैटर्न या डार्ट मैनिपुलेशन। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ड्राफ्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। पिन, कुशन, थिम्बल, बॉबिन, नीडल, क्लैंप। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो किस साधन का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से थिम्बल कहते हैं। इसे हम बेदखलदार पिन भी कहा जाता है, यानी कि इसे हम अगर यहाँ पर बात करें तो इसे बेदखलदार पिन भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके रंग से, उसके बात विचारों से या कोई नहीं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वह होता है।
तो वह कौन सा प्रभाव होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उसके परिधानों से ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। निर्णय प्रक्रिया, संसाधन, ज्ञान एवं कुशलता, उपरोक्त सभी। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निर्णय प्रक्रिया के साधन है, तो निर्णय प्रक्रिया के कौन से साधन है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निर्णय प्रक्रिया, संसाधन, ज्ञान एवं कुशलता, ये सभी इसके साधन है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। हाउस होल्ड साइंस, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड्स इकोनॉमिक्स, या उपरोक्त सभी। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को डोमेस्टिक साइंस यानी कि घरेलू विज्ञान, हाउस होल्ड साइंस गृहस्थ विज्ञान, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स यानी कि गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। आरंभ में इसे घरेलू विज्ञान, घरेलू कला आदि नामों से भी पुकारा जाता था। तत्पश्चात गृह विज्ञान, गृह कला के नाम से जाना गया है। घरेलू प्रशासन, घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से भी इसे संबोधित किया गया है। अमेरिका में इस विषय को गृह अर्थशास्त्र और इंग्लैंड में यह विषय गृह विज्ञान कहा जाता है। आई होप आपकी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। सामाजिक मान्यताएं, निर्धनता, अज्ञानता, या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है, तो कौन कौन से व्यक्ति की आवश्यकता में बाधक कारक है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन होगा हमारा इनमें से सभी। ये सभी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही वह दिन रात अथक प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसी बाधाएं होती है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं होने देती, जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी बाधाएं होती है यहाँ पर दी गई है। तो साधनों का अभाव, ये भी एक बाधा है। अज्ञानता एवं जानकारी का न होना, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, समय की कमी, आवश्यकताओं का निरंतर उत्पन्न होना, कर्मठता का अभाव, व कार्य की अनिच्छा। ये क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए गए हैं पॉइंट, जो यहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी नहीं होने देती। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, या पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से है, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। बोगार्ट्स, वेस्टरमार्क, मैकाइवर, या मर्टन। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मैकाइवर के द्वारा एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना गया है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हरविलास शारदा, या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, और भी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कियों की आयु कितनी थी और लड़कों की कितनी थी।
जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो आप इन्हें भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि हमें ये पता चले कि आपको हमारा कंटेंट पसंद भी आ रहा है या नहीं। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? चिड़चिड़ाहट, उदासी, थकान या अवसाद। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा गया है? क्या चिड़चिड़ाहट कहा गया है, उदासी कहा गया है, या थकान कहा गया है, या अवसाद कहा गया है? बताइए इनमें से क्या कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, थकान कहा गया है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अर्जित प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा भूख और प्यास। ऑप्शन 2 सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 3 आत्मरक्षण। ऑप्शन 4 क्रोध और भय। आपको यहाँ पर बताना है कि अर्जित प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, तो क्या क्या आते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अर्जित प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं सहयोग और प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन मनोवृत्ति। ऑप्शन 2 ज्ञान। ऑप्शन 3 कौशल। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है, तो क्या मुख्य आधार है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मनोवृत्ति भी शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ज्ञान भी होगा और कौशल भी होगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट या पाथवे चार्ट। आपको बताना है कि कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, साइक्लोग्राफ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा दूसरा। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है साइक्लोग्राफ। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। कार्य सरलीकरण किसी भी कार्य को करने के उस ढंग को जिसमें, यहाँ पर कार्य सरलीकरण को क्या कहते हैं तो किसी भी कार्य को करने का यानी कि करने के उस ढंग को जिसमें समय एवं शक्ति की बचत हो तथा कार्य की गति समान हो, उसे ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो ये थी कार्य सरलीकरण की परिभाषा। कार्य सरलीकरण को दो तकनीकें हैं। कौन कौन सी तकनीक है? औपचारिक तकनीक और पेन पेंसिल तकनीक। औपचारिक तकनीक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं यहाँ पर? साइक्लोग्राफ जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, जिसमें रोशनी बल्ब, कंधे से हाथ की गति, वहीं छोटे छोटे स्टेप यानी कि उपकरण किस में आएंगे? ये औपचारिक तकनीक में आएंगे। वहीं स्टॉप वॉच यानी कि TMU ये किस में आएगा? यहाँ पर औपचारिक तकनीक में ही आएगा। वहीं पेन पेंसिल तकनीक की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपका ऑपरेशन चार्ट आएगा, प्रोसेस चार्ट आएगा, पाथवे चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए और मल्टीमैन चार्ट, इनसे सभी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो आप इन पॉइंटों को भी यहाँ पर नोट करते ही चलेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में। ऑप्शन 2 जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में। ऑप्शन 3 जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी में। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है, तो किस अवस्था में होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है प्रकाश, फर्नीचर, रंग या पुनरावृत्ति। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है।
अगर हम बाह्य सज्जा की यहाँ पर बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, रंग एक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है दरी, आसन तथा चौकियाँ, मेज तथा कुर्सियाँ या पटरे। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से मेज तथा कुर्सियाँ। ये क्या है, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है। 1715 से 1775, 1600 से 1900, 1550 से 1750 या 1775 से 1800। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 1775 से 1800। ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। आंतरिक सज्जा में फर्नीचर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। फर्नीचर का महत्व न केवल आंतरिक सज्जाकार हेतु है वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने में संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं उन्हें फर्नीचर कहा जाता है। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का काल 1775 से 1800 है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो आप इसे भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए स्वर्ग, ऑप्शन 2 पृथ्वी, ऑप्शन 3 मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 और पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। क्या स्वर्ग को इंगित करेगा, पृथ्वी को करेगा या मनुष्य को करेगा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है मनुष्य को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। पूर्व के देशों जैसे भारत, चीन, जापान में उद्यानों और पुष्पों से लोगों को सदा प्रेम रहा है। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना गया है। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ 6वीं सदी से हुआ है। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले इकेबाना पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से इकेबाना से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं। ये 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। सिन जिसे स्वर्ग कहा गया है, सो मनुष्य और हाई की पृथ्वी। ये भी आप पॉइंट नोट करते चलेगा। इसमें सिन का अर्थ है स्वर्ग और सो का अर्थ है मनुष्य और हाइकी का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी। इंगित करती है अर्थात हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सो का पूछा गया है। तो सो का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर मनुष्य को इंगित करता है जापानी पुष्प सज्जा में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा मनुष्य। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं गुणात्मक वृद्धि, ऑप्शन 2 परिमाणात्मक वृद्धि या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गुणात्मक और परिमाणात्मक ये दोनों ही यहाँ पर निरीक्षण प्रदान करते हैं, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण प्रदान करते हैं। तो उपरोक्त यहाँ पर दोनों हमारे यहाँ पर सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन पर जोर डाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी संसाधनों का प्रभावी उपयोग या प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन पर जोर डाला जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आत्मनिर्भरता, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। स्वदेशी संसाधनों का प्रभावी उपयोग, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, नैतिकता की रक्षा के लिए। ऑप्शन 2, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन 3, जागरूकता के लिए, या उपरोक्त सभी। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है तो किस लिए हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं चिन्ह, हाव भाव, बोले गए शब्द, या उपरोक्त सभी। यूजीसी नेट 2014 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो किन्हें सम्मिलित कर सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हम चिन्ह को भी यहाँ पर सम्मिलित करेंगे, हाव भाव को भी और बोले गए शब्दों को भी। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, आपको अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन ए, अच्छा शिक्षक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाते हुए अच्छे समाज की रचना में योगदान करता है। कारण यहाँ पर दिया गया है, शिक्षण द्विपक्षीय संचार है जिसमें अध्यापक विद्यार्थी को सही तरीके से समझाता है और विद्यार्थी भी वही समझता है जो अध्यापक समझाना चाहता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, दोनों ए और आर गलत हैं। ऑप्शन 2, दोनों ए और आर सही है। ऑप्शन 3, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4, ए गलत है और आर सही है। यूजीसी नेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। दोनों ए और आर दोनों सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ। ऑप्शन छापना, ऑप्शन 2 टेलीविजन, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 फिल्म। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से संप्रेषण माध्यम सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले क्या प्रारंभ हुआ था, तो ना तो यहाँ पर पहले टेलीविजन था, ना रेडियो था, ना फिल्म थी, तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले प्रारंभ हुआ था संप्रेषण का माध्यम छापना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, 8 जून 1971, ऑप्शन 2 9 मई 1958, ऑप्शन 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन 4 15 जनवरी 1960। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2021, यूपीएलटी 2018, जीआईसी प्रवक्ता 2009 और 15-13 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था, तो कब किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय की चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। तो ये भी आप पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलेगा। यहाँ से महत्वपूर्ण व्याख्या जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। हमारा 28वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा हौसला भी आप बढ़ाते रहिए। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा, कितना आपको नया सीखने को मिला, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यतः काम करता है, यानी कि WHO क्या काम करता है ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मुख्यतः काम करता है कृषि संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या गृह संबंधी। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मुख्यतः काम करता है। तो क्या काम करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1976, 1962, 2010 या 1982? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 1962 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आहार में आयोडीन की निरंतर कमी से घेंघा रोग, जिसे गलघंड भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है कि किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। भारतवर्ष में अब तक 150 से 200 लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। उद्देश्य क्या है इसकी? सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना, हर 5 वर्ष के बाद उन्हीं क्षेत्रों पर फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या पता लगाना, ये इसके क्या है? उद्देश्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है 1962। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? अनियमित शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विस्तार शिक्षा या औपचारिक शिक्षा? आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। अगर हम तय किए हुए पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात करें तो अध्यापन किया जाता है औपचारिक शिक्षा में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? विद्यालय से, मीडिया, सोशल मीडिया से, परिवार से या खेल के मैदान से? यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। अगर हम बालक के सामाजिकरण की यहाँ पर बात करें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, परिवार से प्रारंभ होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन यहाँ होगा प्रथम शब्द, ऑप्शन 2 मुस्कुराहट का प्रारंभ, ऑप्शन 3 पठन या ऑप्शन 4 चलना। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से पठन, ये इसका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, शैशवावस्था, ऑप्शन 2 बुढ़ापा, ऑप्शन 3 बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 किशोरावस्था। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। तो किस में सीखता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, शैशवावस्था में यहाँ पर अधिकांश बातें घर वालों से अनुकरण करके यहाँ पर सीखता है बच्चा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा इसमें बाल विकास का क्षेत्र नहीं है ये आपको बताना है। बाल विकास के क्षेत्र में किशोरावस्था भी यहाँ पर आती है, बाल्यावस्था भी आती है और यहाँ पर शैशवावस्था भी आती है, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो बाल विकास के क्षेत्र में वृद्धावस्था नहीं आती। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 35वां क्वेश्चन है, जायगोट किसे कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, नया कोष या क्रोमोसोम्स? यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जायगोट किसे कहते हैं। तो जायगोट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जायगोट एक नया कोष को कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु के संयोग से नए जीवन यानी कि जायगोट का विकास प्रारंभ होता है। अंडाणु का निर्माण डिंब ग्रंथियों तथा शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के वृषण में होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की क्रिया को गर्भाधान या निषेचन कहते हैं। यही से शिशु विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है।
और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए, तो इन्हें भी आप नोट करते हुए चलेगा, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 36वां क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में होता है निम्न, सामान्य, उच्च या अति उच्च। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपको बताना है कि मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में होता है, तो क्या स्तर होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो मासिक धर्म के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में होता है वो होता है अति उच्च। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो ये कब कब प्रारंभ होता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्त्राव होता है। यह स्त्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसी को ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन का स्तर रुधिर में उच्च होता है। तो आप ये भी नोट करते हैं यहाँ पर, जिससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, तो क्या होगा? उच्च होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 37वां क्वेश्चन है, पाइक खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? कैल्शियम, ऊर्जा, प्रोटीन या आयरन। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पाइक खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है। तो पाइका खाने वाली आपको बताना है कि पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है, ये आपको बताना है। किसकी कमी होगी बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, आयरन की कमी। तो पाइका खाने वाली महिलाओं में आयरन की कमी होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी, वसा की कमी, विटामिन ए की कमी या आयरन की कमी। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। तो दांतों संबंधी रोगों का कारण क्या होगा गर्भावस्था में, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कैल्शियम की कमी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? बीसीजी, टिटनेस या पोलियो या हैजा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015, डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बीसीजी का टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगना चाहिए। बीसीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो बैसिलस कोलमेट गुरेन, इसकी ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, बाल मृत्यु का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन है हमारा पोषण में कमी, ऑप्शन 2 अधिक संतानें, ऑप्शन 3 गर्भावस्था में असावधानी या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल मृत्यु का कारण है, तो क्या कारण है ये आपको बताना है। तो बाल मृत्यु के कारण की अगर यहाँ पर बात करें तो पोषण की कमी के कारण भी बाल मृत्यु होती है, अधिक संतान भी इसका कारण हो सकती है, वहीं गर्भावस्था में असावधानी भी इसका कारण है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए? पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद या पहली खुराक के 6 माह बाद। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो कितने समय के बाद देनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहली खुराक के 6 माह बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। तो ये किस वायरस से होती है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हेपेटाइटिस में अलग अलग तरह के संक्रामक रोग होते हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी तथा ई में बांटा है, जिनमें से 90% मौतों के लिए हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार है। तो इनमें से 90%
किस किस के लिए हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार है? ये किन किन भागों में बांटा गया है? ए, बी, सी, डी और ई में बांटा गया है। और ज़्यादातर जो खतरनाक मानी जाती है वो हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण लगवाना आवश्यक होता है। हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए टीकाकरण निम्न चार्ट के अनुसार लगवाने चाहिए। पहली खुराक जन्म के समय यानी कि पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 6 माह यानी कि 1.5 माह की उम्र में, 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह की उम्र में, तीसरी खुराक 6 माह की उम्र के बाद। यानी कि अगर हम पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 6 सप्ताह या 1.5 माह की उम्र में और तीसरी खुराक हमारी 6 माह की उम्र में, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, तनाव यह संचारण के लिए खालिस्तान अवरोध है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या भौतिक। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि तनाव यह संचारण के लिए खालिस्तान अवरोध है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मनोवैज्ञानिक। ये होगा हमारा मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है और ये क्वेश्चन हमारा 42वां होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, खेलकूद के मैदान की उपयोगिता से होता है सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है या शारीरिक विकास होता है या उपरोक्त सभी। TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि खेलकूद के मैदान की उपयोगिता से होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खेलकूद के मैदान की उपयोगिता से होता है सहकारिता एवं भावना का विकास भी होता है, मनोरंजन भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 44वां क्वेश्चन है, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन। UPTGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, पेप्सिन। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। हमारा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमाशय रस, अमाशय रस अमाशय के म्यूकोस स्तर में स्रावित होता है। ये एक रंगहीन खट्टा तरल द्रव होता है जिसमें 0.2% से 2% हाइड्रोक्लोराइड अम्ल यानी कि HCl होता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम होते हैं। अमाशय रस अम्लीय होता है। इसका pH 0.9 से 1.5 होता है। इसका स्राव रासायनिक उद्दीपन द्वारा नियंत्रित होता है। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर बी वाला सही होगा, यानी कि पेप्सिन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कोलोन, ऑप्शन 2 मलाशय, ऑप्शन 2 अंध्रांध या इनमें से सभी। आपको बताना है कि यहाँ पर बड़ी आंत का भाग है, तो कौन सा भाग होगा ये आपको बताना है। तो बड़ी आंत का भाग होगा यहाँ पर कोलोन भी होगा, मलाशय भी होगा, अध्रांत्र भी होगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन 2 मुंह में कैंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो तंबाकू के अधिक सेवन से रक्तचाप बढ़ जाता है, ये भी होगा। मुंह में कैंसर हो जाता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी इसके कारण होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे, मैदान में, बच्चों के कमरे में, अलग कमरे में या बरामदे में। TGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अलग कमरे में रखेंगे। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है तिल का तेल, लौंग का तेल, मूंगफली का तेल या तीनों। TGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है, तो किसको लगाने से आराम मिलता है ये आपको बताना है। तो दांत के दर्द में लौंग के तेल को लगाने से आराम मिलता है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, मादा एनाफ्लीज या साल्मोनेला जीवाणु या इनमें से सभी? पीजीटी 2004 और टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है। तो किस जीव द्वारा फैलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मलेरिया रोग किस जनित रोग है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी की जातियों से होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसके वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर इस परजीवी को रक्त चूसते वक्त मानव शरीर में पहुंचा देता है, जहां वे गुणन करता है। संक्रमित हो जाने पर 1 हफ्ते में ही रोगी को बार बार बुखार तथा ठंड चढ़ता है। कुनैन, क्लोरोक्विन आदि दवाओं का प्रयोग चिकित्सक से परामर्श लेकर करने से विशेष लाभ होता है। तो कुनैन की दवाई किसमें दी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है। तो मलेरिया रोग में दी जाती है और मादा एनाफ्लीज से ये फैलता है, यानी कि इसका वाहक क्या है, मादा एनाफ्लीज। और प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और प्लाज्मोडियम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पर बन रहे, तो आप इन्हें सभी को यहाँ पर नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सकारात्मक पर्यावरण, ऑप्शन 2 मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 पर्यावरण स्वास्थ्य या शुद्ध पर्यावरण। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पर्यावरण स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।